बेटा आज हम दो शॉर्ट से कंसेप्ट सीखने वाले हैं। पहला है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नंबर 2 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगरचे ये दो कंसेप्ट्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब हम चैप्टर नंबर 2 ओपन करते हैं तो पूरे चैप्टर में साइड बॉक्सेस के अंदर टोटल 6 ऐसे साइड इंफॉर्मेशन है या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनके आंसर देने के लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम का आइडिया होना लाजमी है। तो आइए मूव करते हैं इन दो छोटे से कंसेप्ट्स की तरफ। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहां पर जिस पर बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता हुआ नजर आता है। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अगर मिसाल लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चिड़िया को देखूं जो कि एक टहनी के ऊपर बैठी हुई है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सिर्फ इसी पॉइंट पर है। यहाँ सर वाली जगह पर भी नहीं होगा, पीछे भी नहीं होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है, और अगर ये अपना सर को थोड़ा सा ऊंचा कर ले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। तो ये बॉडी, ये इस चिड़िया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट है जो कि मुख्तलिफ ओरिएंटेशन के वक्त चेंज होते रहते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें, दो बच्चे सीसा पे बैठे हुए हैं तो इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसी वेज वाली जगह और स्पोर्ट वाली जगह पर होगा। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं एक हमारे पास एक रॉड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे देखें, ये बच्ची एक रॉड लिए ठहरी है और उस रॉड के हाथों को रॉड के दोनों कॉर्नर पर रखकर आराम आराम से आगे की तरफ मिडल में लेकर आ रही है। तो जहां ये रॉड आके इन उंगलियों पर रुक जाएगा, इन दोनों उंगलियों पर, तो हम कहेंगे ये उसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है। सिमिलरली अगर हम देखें एक पर्सन का, तो पर्सन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हिप जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचा होता है, ये इस जगह पर होता है। ओके, उसके बाद अब कुछ इंफॉर्मेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ये पॉइंट समझना लाजमी है। अगर हम चाहते हैं कोई बॉडी स्टेबल रहे तो उसके लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन का आइडिया होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस आदमी को देखें तो हमें पता है कि अगर ये स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिप जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचा होगा। याद रखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो नीचे लाइन, एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, और जहां एक आदमी ठहरा होता है उसका ये होता है बेस एरिया। क्लियर? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन बेस एरिया के अंदर अंदर रहेगी तब हम कहेंगे बॉडी स्टेबल स्टेट के अंदर है। जैसे एक आदमी इस पोजीशन में ठहरा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन बेस एरिया के अंदर अंदर है, इट्स मीन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें, जब एक आदमी नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं तब नोट किया आपने कि चलते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया और बेस लाइन से भी थोड़ा सा रहा बेस लाइन के अंदर अंदर, लेकिन मिडल वाले पॉइंट से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया है, तो अभी भी स्टिल ये किस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। बट अगर हम इस स्टेट में देखें कि अगर एक आदमी इस स्टेट में आ गया है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट भी काफी आगे शिफ्ट हो गया है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन भी ऑलमोस्ट बेस एरिया को क्रॉस करके जा रही है, इस दौरान हम कहेंगे ये बॉडी स्टेबल नहीं है बल्कि अनस्टेबल है। तो ये एक कंसेप्ट सीख लिया हमने कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन बेस एरिया के अंदर रहेगी तो बॉडी स्टेबल होगी, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगी। और अगर इसी चीज को समझना है तो दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर हम मुख्तलिफ स्टेट्स के, जैसे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक आदमी स्ट्रेट खड़ा है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट ये है, और अगर वो इस पोजीशन में आ गए तो देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊंचा चला गया। फिर अगर वो खुद को इस पोजीशन में लेकर आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया। तो क्लियर हो गया कि जब हम अपनी बॉडी को इधर उधर मोड़ रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट फिक्स नहीं रहता बल्कि वेरी करता रहता है। इसी ट्विस्टिंग की बुनियाद पर आगे हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस समझने हैं। तो अब माइंड ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इस चीज़ को समझने के बाद, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने के बाद, आगे हम देख रहे हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम 3 होती हैं, पहली स्टेबल, दूसरी अनस्टेबल और तीसरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अगर हम किसी बॉडी को पकड़कर थोड़ा सा धक्का लगा के छोड़ें, जैसे एक बॉल है उसको देखें हमने पकड़ के ऐसे जैसे ही छोड़ा तो ये वापस अपने ओरिजिनल हालत में आ गई, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में क्या होगा, अगर हम एक बॉडी को देखें अपने ओरिजिनल पोजीशन से जैसे ही धक्का लगा के छोड़ेंगे तो ये बॉडी देखें, ये बोर्ड मार्कर देखें, नीचे गिर गया है लेकिन वापस अपने ओरिजिनल हालत में नहीं आया। तो अगर एक बॉडी को धक्का लगा के थोड़ा सा
टिल्ट करके छोड़ने पर वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में ना आए तो वो क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि अगर हम एक बॉडी को फोर्स लगाएं और वो अपनी पोजीशन चेंज कर लें, देखें बाल को हमने फोर्स लगाई और बाल ने अपनी पोजीशन चेंज करते हुए इधर चली गई, या यहाँ से फोर्स लगाएं बाल पोजीशन चेंज करते हुए यहाँ पे आ जाती है, इट्स मीन कि ये क्या कहलाएगी, हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। सेकंड पॉइंट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ना, इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से राइज कर जाता है। जैसे ये देखें कि मिसाल है, हमारे पास एक बॉक्स टाइप है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन नीचे है और ये इसका बेस एरिया है। ओके, जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन ये थी, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा ऊंची चली गई है, इट्स मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट थोड़ा ऊंचा चला गया, इट्स मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर गया। सिमिलरली अगर हम देखें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा फॉल कर जाता है। तो अब अगर यही सेम स्टेट है, इस सेम स्टेट के अंदर अगर आप नोट करें तो जैसे मैं इसको मजीद थोड़ा सा आगे टिल्ट करूंगा इस पोजीशन से, तो ये गिर जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या नोट किया, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट यहाँ पर था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, इट्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल कर गया। ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं, जबकि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हाइट पर रहना। देखें अगर हम इस बाल को चेक करें तो बाल के सेंटर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है, इधर भी वही रहा, इधर भी वही रहा। तो थ्रू आउट द मोशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट ना ऊपर गया ना नीचे गया, अपनी जगह पर सेम रहा है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट कि इस केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अगर आप नोट करें तो जब हम इसको शुरू से स्टेबल स्टेट से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, टिल्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। जबकि यहाँ देखें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी जब ये बोर्ड मार्कर ऊपर ठहरा हुआ था, जैसे ही हमने इसको गिराया तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ आ रही है, यानी रेड जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, इट्स मीन पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर डिक्रीज कर गई है। जबकि इस केस में देखें पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, ग्राफ भी बता रहे हैं कि बाल ना ऊंची गई है ना नीचे आई है, इट्स मीन सेम हाइट पर रही है। तो सेम हाइट होने की वजह से थ्रू आउट द मोशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द बेस एरिया रहता है, और ये पॉइंट हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया के अंदर अंदर है। ओके, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है जो कि बेस एरिया के अंदर अंदर है, जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उसको क्रॉस कर गया। देखें बेस एरिया ये था, इस बेस एरिया इधर शिफ्ट हो गया और ये लाइन इस बेस एरिया को भी क्रॉस करके चली गई, तो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, तो अभी तक हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझ लिए हैं। इन्हीं कंसेप्ट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अब शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि सिमिलर कंसेप्ट से इनके आंसर दिए जाएंगे, और किसी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए टोटल होते हैं 3 रूल्स। इन 3 रूल्स की बुनियाद पर हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हम एक रूल के जरिए देंगे, और रूल नंबर 1 ये है कि बॉडी स्टेबल होगी कब, जब लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया के अंदर अंदर रहेगी। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इन 4 क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। नंबर 1, पहला सवाल है कि द चाइनीज एक्रोबैट्स इन दिस इनक्रेडिबल बैलेंसिंग आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल कि अगर आप नोट करें तो ये जो हमारे पास एक्रोबैट्स जो एक्ट कर रहे हैं, इसका जो बेस एरिया वो ये है। अब इन्होंने क्या रखा हुआ है, इन्होंने ये इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है कि इन तमाम लोगों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट इस बेस एरिया के अंदर अंदर ही रहा है, जिस वजह से ये इस तरह का एक्ट कराने के काबिल हो गए। दे मेंटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पासेस थ्रू बेस एरिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि यू आर फॉलिंग ऑफ द एज, व्हाट शुड यू डू टू अवॉइड फॉलिंग। एक बच्चा है जो बुक लेकर ठहरा हुआ है, तो इसको गिरने से बचने के लिए क्या करना है? बड़ा सिंपल सी बात है, इसका बेस एरिया ये है। अब अगर ये बचना चाह रहे हैं तो खुद को स्टेबल करे, और खुद को स्टेबल करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो, ताकि बेस एरिया को क्रॉस ना करे बल्कि बेस एरिया के अंदर अंदर रहे।
अब बेस एरिया के अंदर अंदर शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अपने आप को पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, मूव करेगा। तो इट्स मीन ही मस्ट लीन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो लाइन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास थ्रू बेस एरिया। तो खुद को स्टेबल करने के लिए, गिरने से बचाने के लिए पीछे झुका लेगा और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है वो बेस एरिया में से ही गुजरेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है दी स्टैंड विद वन आर्म एंड साइड ऑफ वन फुट pressed against a wall, can you raise the other leg sideways? If not, then why not? वो कह रहा है कि एक बच्ची है, उसने अपने जो आर्म है इसको इस सपोर्ट के साथ लगाया हुआ है और अपने पाँव को भी इसके साथ अटैच किया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जो दूसरा पाँव है, इस दूसरे पाँव को क्या आप उठा सकते हैं? अगर नहीं उठा सकते तो क्यों नहीं उठा सकते? तो सिंपल आंसर कि हम इसको, इस लेग को, इस पाँव को नहीं उठा सकते। क्यों? जैसे इस लेग को उठाएंगे तो लेग, जिस वक्त लेग मौजूद थी उस वक्त बेस एरिया ये पूरा था। जब मतलब लेग जमीन से अटैच कर रही है तो ये है बेस एरिया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन बेस एरिया में से ही पास हो रही है। बट जैसे ही हम लेग को उठाएंगे, लेग उठाते ही अब बेस एरिया सिर्फ ये इस लेफ्ट वाले फीट पर आ जाएगा, यानी कि दाएं, इस बच्चे के मुताबिक इसके राइट वाला जो पाँव है ना, तो राइट वाले पाँव पर इसके सेंटर बेस एरिया बन जाएगा। अब जो ही इसने इसको उठाना है, बेस एरिया डिक्रीज होकर यहाँ तक बन गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन अब बेस एरिया में से नहीं गुजर रही, तो इस बच्ची ने फौरन गिर जाना है। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि इस सूरत में इस पाँव को ऊपर की तरफ ना उठाएं। नेक्स्ट है जी कि एक और क्वेश्चन है, वो कहता है कि आप दरवाजे को इस तरह, दरवाजे के साथ इस तरह से ठहरे कि आपकी नाक दरवाजे के साथ अटैच हो और इसके साथ साथ आपके जो पाँव हैं ये भी दरवाजे के क्रॉस यहाँ इस अटैच हो रहे हैं। अब करना यह है कि अपने पाँव की जो टुई है, मतलब कि ये पाँव का नीचे वाला हिस्सा है, इसको ऊपर की तरफ उठाएं। तो ऊपर की तरफ उठाने से क्या होगा? बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जिस वक्त हम इसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे तो ये पोर्शन जैसे ही ऊपर उठेगा, नोट करें पहले या बेस एरिया ज़्यादा, जो ही मैंने इस टोइज को उठाए, पाँव के टोइज को, तो अब बेस एरिया बन चुका है, सिर्फ ये वाला, ये बेस एरिया बन चुके हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन अब यहाँ से इस जगह से पास हो रही है, मतलब बेस एरिया में पास नहीं हो रही। इट मीन कि तब भी यहाँ गिरने का चांस मैक्सिमम है और हम अपनी स्टेबिलिटी खो देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गए जी इन चारों क्वेश्चंस के आंसर, और इन सब के आंसर इस रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 देख रहे हैं। रूल नंबर 2 है कि अगर हम बॉडी को स्टेबल करना चाह रहे हैं तो दूसरा तरीका है कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो कर दें या जो बेस एरिया है वो हैवी कर दें। जैसे गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के जो बेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, उनके जो इंजन वगैरह वो बेस में रखे जाते हैं ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन कर लें। इस तरह का एक सवाल हमसे पूछा गया है, वो कहते हैं कि ये जो, डू यू थिंक द राइडर इन द अबव फिगर इज रियली इन डेंजर? इसके अंदर जो राइडर हैं ये तीनों, क्या ये खतरे में है? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। व्हाट इफ पीपल बिलो वर रिमूव्ड? वो कह रहे हैं कि अगर नीचे वाले जो लोग हैं इनको हटा दिया जाए तो फिर इसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो राइडर है वो खतरे में नहीं है। वजह यह है कि इस राइडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन ये है और इनका जो बेस एरिया है वो ये है। इट्स मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन बेस एरिया में से गुजर रही है, पहला पॉइंट। इस वजह से ये खतरे में नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। दूसरा, अगर आप नोट करें तो 2 लोगों का वेट इस एक आदमी के वेट से ज़्यादा है। इट्स मीन कि इसको बेस को हमने हैवी बना दिया। तो बेस को हैवी बनाने से भी बेनिफिट क्या मिला कि ये दो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गई। तो दोनों रूल नंबर 1 भी और रूल नंबर 2 भी इस पे वैलिड आ रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन भी बेस एरिया के अंदर है और जो हमारा ये जो बॉटम है इसको भी हमने हैवी बना दिया है, जिससे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को मेंटेन किए हुए है। ओके, उसके बाद थर्ड रूल नंबर 3 ये है कि अगर हम बॉडी को स्टेबल करना चाह रहे हैं, तीसरा तरीका ये है कि हम बेस एरिया भी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल करता है कि सवाल ये है कि वाई डू यू कीप योर लेग्स फार अपार्ट व्हेन यू हैव टू स्टैंड इन द एजल ऑफ बम्पी राइडिंग बस? वो कह रहे हैं कि जब हम बस में ठहरे होते हैं तो बस के अंदर हम अपने आप को थोड़ा सा नीचे भी झुकाते हैं और हम अपने पाँव यानी लेग्स का दरमियानी गैप भी बढ़ा देते हैं। जैसे ये देखें, ये बच्चा नॉर्मल एक आदमी है यहाँ पर ठहरा हुआ है और इसका बेस एरिया कम रखा हुआ है इसने। जैसे ये बस के अंदर होगा तो बस के अंदर ये अपनी टांगों को स्ट्रेच कर लेता है और बेस एरिया उसने बढ़ा दिया।
अब बेस एरिया बढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ? बेस एरिया बढ़ाने का फ़ायदा ये हुआ कि इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल आंसर है कि अपने आप को गिरने से बचाने के लिए लेग्स को खोल देते हैं हम, जिससे बेस एरिया बढ़ जाता है। बेस एरिया बढ़ने से बॉडी की स्टेबिलिटी का चांस भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये था जी हमारे नंबर 2 के कुछ 6 साइड इंफॉर्मेशन वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबल इक्विलिब्रियम से सॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।